हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 20। तो बच्चों ये पांचवी यूनिट का वीडियो नंबर 20 है। और इससे पहले 19 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा टारगेट है कोलाइडी विलियनों का शोधन या प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलाइडी विलियनों का शोधन क्यों करना पड़ता है और कोलाइडी विलियनों का शोधन करने के कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है बेटे। और उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। हम देखेंगे कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर बेटे हम उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलियनों का शोधन। क्या टॉपिक है बेटे? कोलाइडी विलियनों का शोधन या प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमारे दिमाग में बेटे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें कोलाइडी विलियन जो हम बनाते हैं, हमें उनका शोधन क्यों करना पड़ता है। मतलब हमें क्या जरूरत है किसी कोलाइडी विलियन का शोधन करने की। तो यहाँ मेरा जवाब क्या होगा कि हमें क्या जरूरत है कोलाइडी विलियनों का शोधन करने की। मेरा जवाब होगा बेटे कि मान लो आपके पास कोई भी कोलाइडी विलियन है और आपने उस कोलाइडी विलियन को किसी भी विधि द्वारा बनाया है। तो बेटे आपने जो कोलाइडी विलियन बनाया है उसे चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया हो, जैसे हमने पढ़ी थी बहुत सारी परिक्षेपण विधियां कोलाइडी विलियन बनाने की, और बहुत सारी पढ़ी थी संघनन विधियां कोलाइडी विलियन बनाने की। तो आपने चाहे तो कोई सी परिक्षेपण विधि लगाई हो और चाहे तो आपने लगाई हो कोई सी संघनन विधि, और आपने बेटे मान लो कोई कोलाइडी विलियन इन विधियों से बना लिया है। तो उस कोलाइडी विलियन में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। समस्या क्या पैदा होती है कि जब भी आप कोलाइडी विलियन बनाते हो तो उस कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण तो उपस्थित होते ही हैं, क्योंकि कोलाइडी कण बनाने का तो आपका टारगेट ही है। पर कोलाइडी कणों के साथ उसमें वास्तविक विलियन के कण, जिन्हें आप विद्युत अपघटय भी कह सकते हो, वे भी उपस्थित होते हैं बहुत कम मात्रा में, अशुद्धि के रूप में। तो वास्तविक विलियन के कण किसी भी कोलाइडी विलियन में अशुद्धि के रूप में बेटे पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं जब भी हम किसी कोलाइडी विलियन को बनाते हैं। तो वे जो वास्तविक विलियन के कण हैं उन्हें हम कहेंगे अशुद्धि, और उन वास्तविक विलियन के कणों को या उन विद्युत अपघटय के कणों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कोलाइडी विलियन में वे अशुद्धि का काम करते हैं। तो उन्हें अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं शोधन का। किसका बेटे? शोधन का। तो इसलिए हम कोलाइडी विलियनों का क्या करते हैं? शोधन करते हैं या प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि जब, ध्यान से समझिए बेटे, जब विभिन्न जब विभिन्न विधियों द्वारा जब विभिन्न विधियों द्वारा कोलाइडी जब विभिन्न विधियों द्वारा कोलाइडी विलियनों को बनाया जाता है, कोलाइडी विलियनों को बनाया जाता है, कि आप कोई सी भी विधि लगाओ और कोलाइडी विलियन बनाओ, तो उन कोलाइडी विलियनों में कोलाइडी कणों के साथ
कोलाइडी कणों के साथ साथ लिखेंगे, कोलाइडी कणों के साथ साथ कुछ, कोलाइडी कणों के साथ साथ कुछ वास्तविक विलयन के कण, वास्तविक विलयन के कण, या आप लिख सकते हो विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय के कण, वास्तविक विलयन के कण कह दो या विद्युत अपघटय के कण अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं, अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। इस अशुद्धि को, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए कोलाइडी विलयनों का शोधन करना पड़ता है। तो इसलिए हमें शोधन की आवश्यकता है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में कुछ वास्तविक विलयन के कण भी आ जाते हैं। जब भी आप किसी कोलाइडी विलयन को बनाते हो, चाहे तो आप लगा दो संघनन विधि, चाहे तो आप लगा दो परिक्षेपण विधि। हमने बेटे बहुत सारी परिक्षेपण विधियां भी पढ़ी हैं और बेटे बहुत सारी संघनन विधियां भी पढ़ी हैं। आप कोई सा भी मेथड लगाओगे, आपको जो कोलाइडी विलयन मिलेगा, उस कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन के कण या विद्युत अपघटय के कण अशुद्धि के रूप में जरूर उपस्थित होंगे और उन्हें हमें अलग करना पड़ेगा यदि आपको शुद्ध कोलाइडी विलयन बेटे चाहिए। अब इसमें जो है, यदि मैं आपको बताऊं कि शोधन करना पड़ता है, जिसकी एक बात लिख दूं यहां, जिसकी मुख्य विधियां, जिसकी मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन सी विधियों का आप प्रयोग कर सकते हो? जिसकी मुख्य विधियां निम्नलिखित होती हैं, ऐसे लिख दूं बेटे। तो हमें सबसे पहले बेटे इसमें जो विधि पढ़नी है उसे कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं बेटे? अपोहन। तो पहले नंबर पे तो हम अपोहन पढ़ेंगे। अपोहन को बेटे डायालाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे वैद्युत अपोहन, वैद्युत अपोहन, ठीक है। नंबर 1 पे अपोहन पढ़ेंगे, नंबर 2 पे पढ़ेंगे बेटे वैद्युत अपोहन या इलेक्ट्रो डायालाइसिस, और बेटे नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे अति सूक्ष्म निस्यंदन, या इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो एक ये भी बहुत अच्छा मेथड है, इसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और नंबर 4 पे जो मेथड हमें पढ़ना है उसका नाम है अति सूक्ष्म अपकेंद्रण, अति सूक्ष्म अपकेंद्रण। तो ये मेथड हमारे कोर्स में है और इन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इन सारे मेथड्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे सबसे पहले हमें सीखना है अपोहन या डायालाइसिस। अपोहन को हम कहते हैं इंग्लिश में डायालाइसिस। इस बात का ध्यान रखोगे आप और ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो यहाँ मैंने हेडिंग लिख रखा है बेटे अपोहन या डायालाइसिस, और यहाँ बना रखा है एक चित्र। चलो पहले इस चित्र के बारे में ही समझते हैं। एक बड़ा सा बर्तन है हमारे पास, और इस बर्तन की खासियत ये है कि बर्तन में यहाँ से लेफ्ट साइड से तो जल की धारा प्रवेश कर रही है और बेटे राइट साइड से जल की धारा निकल रही है। तो इसका मतलब ये है
कि बर्तन में लगातार जल की धारा बह रही है, जल फ्लो कर रहा है बर्तन के अंदर लगातार। और बेटे इस बर्तन में आपने लटका रखा है एक थैला, और वो थैला किसका बना हुआ है? पार्चमेंट पेपर का थैला। तो यदि आपको पार्चमेंट पेपर नहीं मिलता है तो आप जंतु झिल्ली या जांतव झिल्ली का भी प्रयोग कर सकते हो, यानी कि बायोलॉजी के बच्चे जिसे कहते हैं एनिमल सेल मेम्ब्रेन। तो आप सेल मेम्ब्रेन का यूज भी यहाँ कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि आपको पार्चमेंट पेपर, हिंदी में पार्चमेंट पेपर को कहते हैं चर्म पत्र। क्या कहते हैं बेटे? चर्म पत्र। तो पार्चमेंट पेपर या चर्म पत्र का थैला बना लो, या फिर आप जांतव झिल्ली का थैला बना लो, या फिर आप सेलोफोन की कोई शीट ले लो उसका थैला बना लो। तो आपको एक थैला बनाना है, बैग बनाना है, और उस थैले के अंदर भरना है आपको अशुद्ध कोलाइडी विलयन। क्या भरना है बेटे? अशुद्ध कोलाइडी विलयन। आपको पता है कि अशुद्ध कोलाइडी विलयन का मतलब क्या होता है? पता है ना? अशुद्ध कोलाइडी विलयन वो कोलाइडी विलयन होता है जिसके अंदर वास्तविक विलयन के कण अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं, या जिसके अंदर विद्युत अपघटय के कण अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कोलाइडी कण होते हैं ना बेटे, उनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। और जो बेटे वास्तविक विलयन के कण होते हैं, वास्तविक विलयन के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से छोटा। कितना होता है बेटे? 1 नैनोमीटर से छोटा होता है वास्तविक विलयन के कणों का आकार। तो आप क्या करोगे कि जब आप पार्चमेंट पेपर का थैला लटकाओगे, उसके अंदर अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरोगे, तो उसमें वास्तविक विलयन के कण होंगे अशुद्धि के रूप में उपस्थित, यानी कि वे छोटे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है, वे अशुद्धि के रूप में यहाँ उपस्थित होंगे। तो जब जल की धारा इस थैले के अंदर से होके बहेगी, यानी जब पानी इसके अंदर से होके बहेगा, पानी तो निकल सकता है पार्चमेंट पेपर के थैले के अंदर से, क्योंकि पार्चमेंट पेपर जो होता है उसके छिद्रों का आकार 1 नैनोमीटर के लगभग बराबर या 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। इससे क्या फायदा होगा कि जल के अणु तो बह सकते हैं उसके अंदर से। तो क्या होगा बेटे कि जब जल की धारा इसके अंदर से बहेगी, पानी इसके अंदर से बहेगा, तो इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन के अंदर उपस्थित अशुद्धियां, यानी वास्तविक विलयन के कण, यानी विद्युत अपघटय के कण, वे भी जल की धारा के साथ बह जाएंगे। और क्योंकि उस अशुद्धि का यानी वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है, इसलिए वे कण इस पार्चमेंट पेपर के थैले से बाहर निकल जाएंगे, इसके छिद्रों से पानी के धारा के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो क्या होगा कि यदि कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक आप इस प्रोसेस को चलाते रहोगे, इस काम को करते रहोगे, तो कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद आपको क्या मिलेगा कि इस थैले में सिर्फ बचेंगे वास्तविक विलयन के कण, तो बाहर निकल जाएंगे सारे। इस थैले में बचेंगे कौन से? कोलाइडी कण बचेंगे जिनका आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1000 नैनोमीटर तक है। तो बताओ समझ में आई क्या बात? तो कुल मिला के रिजल्ट ये निकला कि आपके पास एक पार्चमेंट पेपर का थैला होना चाहिए, और उस थैले को आपको लटकाना है जल की धारा में, और उस थैले में होना चाहिए अशुद्ध कोलाइडी विलयन। उसमें वास्तविक विलयन के जो छोटे कण हैं वे अशुद्धि का काम करते हैं। तो जब उस थैले के अंदर से पानी बहेगा, तो वो पानी बहाकर ले जाएगा अपने साथ किसे? वास्तविक विलयन की अशुद्धि को, उन छोटे कणों को या विद्युत अपघटय के छोटे कणों को जो अशुद्धि का काम कर रहे हैं, उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाएगा। और बेटे कोलाइडी कण जो हैं, इनका साइज तो बड़ा है ना। जब कोलाइडी कणों का साइज बड़ा है तो हमें पता चलता है कि कोलाइडी कण नहीं निकल सकते हैं इसके बाहर। थैले के बाहर कोलाइडी कण कोई भी नहीं जा सकता है। इसके बाहर सिर्फ वो कण जा सकता है जिसका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, यानी वास्तविक विलयन का कण, यानी विद्युत अपघटय। ठीक है बेटे, बताओ समझ में आई क्या बात? तो हमें पता चला है, क्या पता चला है? देखो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको एग्जाम में किस तरह लिख के आना। हमें पता चला है कि इस विधि में सर्वप्रथम
किसका थैला बनाया बताओ? सर्वप्रथम पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर को हिंदी में कहते हैं चर्म पत्र, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो जानतव झिल्ली, जानतव झिल्ली, या एनिमल मेम्ब्रेन भी आप इसे कह सकते हो, और या फिर आप इसे कह सकते हो एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यदि ये भी नहीं मिलता है तो आप यूज कर सकते हो सेलोफेन की शीट। मतलब ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे लेयर हैं या ऐसे मेम्ब्रेन हैं जिनके अंदर जो छिद्र होते हैं उनका साइज होता है 1 नैनोमीटर से छोटा, यानी कि उसमें से निकल सकते हैं केवल वास्तविक विलयन के कण, और कोई नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी पदार्थ या कोई भी मटेरियल लो और उसका बनाओ एक थैला। तो हमने लिखा इस विधि में सर्वप्रथम पार्चमेंट पेपर या जानतव झिल्ली या सेलोफेन शीट का एक थैला, थैला कह दो, और यदि थैला नहीं कहते तो आप कह सकते हो बैग, ठीक है। थैला बनाकर, या ऐसे लिख लो, एक थैले में अशुद्ध कोलाइडी विलयन, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरकर, तो आप क्या करोगे? अशुद्ध कोलाइडी विलयन को उसमें भरोगे, जल की धारा में लटकाते हैं। देखो जल की धारा में ही तो लटकाया बेटे हमने इसे। इस बड़े से बर्तन में जल की धारा ही तो प्रवाहित हो रही। देखो 2 पाइप लगे हुए, एक तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ पाइप लगा हुआ, उससे जल प्रवेश कर रहा है और इससे जल निकल रहा है बाहर। तो हमने जल की धारा में लटकाया है, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं जिसके कारण, जब आप जल की धारा में इसे लटकाओगे, जिसके कारण क्या होगा बताओ? जल थैले के अंदर से होकर बहने लगता है, ठीक है बेटे। तो जल की धारा क्या करेगी? थैले के अंदर से होकर बेटे जल की धारा बहने लगेगी। और ये जो जल की धारा है मैं लिख सकता हूं तथा अपने साथ वास्तविक विलयन, या वास्तविक विलयन नहीं लिखते तो आप लिख सकते हो विद्युत अपघटय। वास्तविक विलयन या विद्युत अपघटय की अशुद्धि को, वास्तविक विलयन या विद्युत अपघटय की अशुद्धि को बहाकर बाहर ले जाती है। किससे बाहर? थैले से बाहर। कौन ले जाती है? जल की धारा, ठीक है। तो विद्युत अपघटय के कणों को, या आप कह सकते हो कि वास्तविक विलयन के कणों को बाहर ले जाती है, ठीक है। आपको पता है कि वो अशुद्धि थी, जो विद्युत अपघटय के कण थे, या फिर आप कह दो कि जो वास्तविक विलयन के छोटे कण थे जिनका आकार था 1 नैनोमीटर से छोटा, वे जल की धारा के साथ बह जाएंगे बाहर। ऐसे जल की धारा अंदर गई और अपने साथ कोलाइडी कणों को तो बाहर लेके नहीं जा सकती है, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार है 1 नैनोमीटर से बड़ा, और कोलाइडी कण पार्चमेंट पेपर के आर पार नहीं जा सकते हैं। वो किसे ले जा सकती है बेटे? हमने लिखा है जिसके कारण जल थैले के अंदर से होकर बहने लगता है,
तथा अपने साथ वास्तविक विलयन या विद्युत अपघटन की अशुद्धियों को बहाकर बाहर ले जाता है, लिख दो क्योंकि जल है, ठीक है, बाहर ले जाता है। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या? जिससे शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, तो आपको जो मिलेगा शुद्ध कोलाइडी विलयन मिलेगा, ठीक है बेटे, शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। और एक बात का और ध्यान रखना है, इस प्रक्रम में लिख दो या विधि में लिख दो, आपकी मर्जी है, प्रयोग किए गए उपकरण को, ये जो उपकरण हमने तैयार करा है पूरा, जो चित्र बनाया है, उपकरण को अपोहक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? अपोहक कहते हैं। एक चीज का इसका भी ध्यान रखना है कि इसे कहते हैं अपोहक। ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट आपने तैयार करा है इसका नाम क्या होता है? अपोहक। देखो यहाँ लिखा हुआ है अपोहक। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बेटे अपोहक। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताई थी, बहुत बढ़िया, उसे भी यहाँ लिख दूं कि अपोहन की क्रिया में, अपोहन की क्रिया, चलो मैं दूसरे तरीके से लिखूं, अपोहन की क्रिया बहुत मंद होती है। मंद माने धीमी, स्लो। इसमें कुछ घंटे या कुछ दिन लग जाते हैं। बेटे इसमें या तो कुछ घंटे लगेंगे और या तो लगेंगे इसमें कुछ दिन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, बहुत स्लो प्रोसेस है। अब हम इसका एक एग्जांपल लिख रहे, ध्यान से देखियो जरा। आपके पास जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन होता है ना, कोलाइडी विलयन को आप सॉल्व भी कह सकते हो, यदि वो किसी द्रव में बना हुआ है तो उसे सॉल्व कह सकते हो, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व के लिखूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्व में HCl की अशुद्धि, HCl तो बेटे विद्युत अपघटन है, या यूं कह दो इसके तो आयन बनेंगे, वास्तविक विलयन के कण बनाएगा ये। तो यदि आप फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाते हो तो उसमें HCl की अशुद्धि होती है, तो मैं लिखूंगा HCl की अशुद्धि होती है, जिसे अपोहन द्वारा ही अलग किया जाता है, अपोहन द्वारा ही अलग किया जाता है, ठीक है बेटे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला मेथड पढ़ रहे हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अभी हमने पढ़ा है अपोहन, और अब हमें क्या पढ़ना है? वैद्युत अपोहन या विद्युत अपोहन। दोनों में पता क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है बेटे, जो अपोहन है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। अपोहन में एक बड़ी समस्या यह है कि अपोहन का वेग होता है बहुत कम, उसमें लग जाते हैं बहुत सारे घंटे या कुछ दिन। तो कई घंटे या कई दिनों तक थोड़ा ही हम इंतजार करेंगे कि कोलाइडी विलयन यार कल या परसों तक शुद्ध हो जाएगा, ऐसा हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक अच्छी टेक्निक डेवलप की है और उस अच्छी टेक्निक का नाम है वैद्युत अपोहन। अब इस टेक्निक में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से समझेंगे तब। सबसे पहले तो मैं आपके यह बात मेंशन कर दूं कि अपोहन का वेग बहुत कम होता है। मतलब आप जब अपोहन की क्रिया करते हो
तो उसका वेग क्या होता है, उसका वेग होता है बेटे बहुत कम, जिसके कारण अपोहन में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो अपोहन की क्रिया से यदि आप शोधन करोगे किसी कोलाइडी विलयन का, तो बेटे उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला। अच्छा तरीका ये निकाला कि उन्होंने एक पार्चमेंट पेपर का थैला लिया और उस थैले में भरा अशुद्ध कोलाइडी विलयन, जैसा कि हमने अपोहन में करा था, और उस थैले को लटका दिया जल के अंदर। यहाँ जल की धारा की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हो तो जल की धारा भी प्रवाहित कर सकते हो, पर जल की धारा की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस पार्चमेंट पेपर के थैले में क्या है बेटे, अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, और इसे जल के अंदर हमने लटकाया है। और क्या करा है, दूसरा काम करा है कि जल के अंदर एक लगाया है एनोड और एक लगाया है कैथोड, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। तो ऐसा करने से पता क्या होगा, ऐसा करने से बेटे जो आपका कोलाइडी विलयन है और उस कोलाइडी विलयन में है अशुद्धि किसकी, विद्युत अपघटय की। और यदि विद्युत अपघटय की अशुद्धि है तो आपको इस बात का भी पता होगा कि विद्युत अपघटय में धन आयन भी होंगे और ऋण आयन भी होंगे, और उनका साइज होगा 1 नैनोमीटर से छोटा। तो बेटे क्या होगा कि जो ऋण आयन है कोलाइडी विलयन के अंदर, जो विद्युत अपघटय के ऋण आयन वाली अशुद्धि है, वो अशुद्धि एनोड की तरफ यानी धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ अपने आप खींचकर बाहर निकल जाएगी थैले के अंदर से। और ऐसा ही होगा, जो धन आयन की अशुद्धि होगी वो कैथोड या ऋणावेशित प्लेट की तरफ बाहर निकल जाएगी आकर्षित होकर। आपको पता है कि जो आयन है वे विपरीत आवेशित प्लेट की ओर या इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है बेटे, तो ये धन आयनिक अशुद्धियां इधर चली गई और ऋण आयन चले गए इधर। तो कोलाइडी विलयन में कोई भी वास्तविक विलयन का कण, या आप कह सकते हो कि कोई भी विद्युत अपघटय का कण अशुद्धि के रूप में नहीं बचेगा, और ये प्रोसेस होगा बहुत ज्यादा फास्ट। क्या होगा बेटे, बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस, विद्युत अपोहन या विद्युत अपोहन या इलेक्ट्रोडायलाइसिस। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, हमें पता चल गया कि अपोहन का वेग बहुत कम होता है, अतः पार्चमेंट पेपर के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, मैंने आपको बता दिए थे। अतः पार्चमेंट पेपर का के लिख दूं, पार्चमेंट पेपर के एक थैले में, पार्चमेंट पेपर के एक थैले में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरकर, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरकर जल में लटकाया जाता है, जल में लटकाया जाता है तथा जल में एनोड ही लिख दो, चलो, जल में एनोड तथा कैथोड प्लेट, एनोड तथा कैथोड प्लेट लगाकर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो आप क्या करोगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करोगे बेटे, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा करने से क्या होगा, मैं लिख सकता हूं, जिसके कारण, ध्यान से समझिए जरा, जिसके कारण कोलाइडी विलयन में उपस्थित
जिसके कारण कोलाइडी विलयन में उपस्थित धनायनों की अशुद्धियां बताओ, धन आयनों की अशुद्धियां कहाँ जा रही? कैथोड की ओर। धन आयनों की अशुद्धियां कैथोड की ओर एवं ऋण आयनों की अशुद्धियां एनोड की ओर तेजी से लिखूंगा, एनोड की ओर तेजी से आकर्षित होती हैं तथा पार्चमेंट पेपर से बाहर निकल जाती हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पार्चमेंट पेपर के थैले से बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटे, बताओ समझ में आई क्या बात? तेजी से होगा यह काम, जिससे बहुत कम समय में कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है? बताओ, कोलाइडी विलयन का शोधन हो जाता है। बहुत कम समय में बेटे कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है? शोधन हो जाता है, यदि आप इस विधि का प्रयोग करोगे। चलो एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, समझ में तो आ गया आपके? वैद्युत अपवहन समझ में आया या नहीं आया? आपको पार्चमेंट पेपर के थैले में कोलाइडी विलयन भरना है और उसे लटकाना है जल में, और थैले के दोनों तरफ लगाने हैं एनोड और कैथोड, और धारा प्रवाहित करनी है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। कोलाइडी विलयन के धन आयन कैथोड की तरफ और ऋण आयन एनोड की तरफ अपने आप गति करेंगे, और कोलाइडी विलयन जिस थैले में भरा है पार्चमेंट पेपर के, उससे बाहर निकल जाएंगे और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा शुद्ध कोलाइडी विलयन। ठीक है बेटे, अब एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, ध्यान से समझियो बेटे। इस विधि द्वारा मान लो आप इस मेथड का प्रयोग करना चाहते हो, तो इस विधि द्वारा एल्कोहल हो गया या ग्लूकोज हो गया, आप एल्कोहल ले लो या ग्लूकोज, या फिर आप शक्कर ले लो, शक्कर शुगर या सुक्रोज भी कह सकते हो, आदि की अशुद्धियों को अलग लिख दो या दूर लिख दो, एक ही बात है, अलग नहीं किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में कुछ बच्चों के आ गया होगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आया होगा, उन्हें मैं समझा रहा। देखो बेटे, एल्कोहल, ग्लूकोज और शक्कर की बात करें तो ये विद्युत अपघटय थोड़ा ही है। यदि ये विद्युत अपघटय होते तभी तो ये आयनों में टूटते, और तभी तो धन आयन और ऋण आयन बनते बेटे। और धन आयन और ऋण आयन जब इनके द्वारा, जैसे मैं बात करूं एल्कोहल की, ग्लूकोज की, शक्कर की यानी सुक्रोज की बात करूं, तो ये तो आयनों में टूटते ही नहीं है, और जब ये आयनों में नहीं टूटते तो धन आयन और ऋण आयन तो बनने के ही नहीं है, और जब धन आयन और ऋण आयन नहीं बनने के तो उनमें से कोई सा भी एनोड की तरफ और कोई सा भी पार्टिकल कैथोड की तरफ क्यों जाएगा? ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं जानेगा है। और जब नहीं जाएगा तो आप चाहे यहाँ एनोड और कैथोड पे कितना ही वोल्टेज लगा दो, कितना ही विभव उत्पन्न कर दो, कितना ही विभवांतर उत्पन्न कर दो, आपके जो
कोलाइडी विलयन में अल्कोहल के, ग्लूकोज के और शक्कर के वास्तविक विलयन के कण उपस्थित होंगे, उन्हें आप इस विधि द्वारा बिल्कुल भी नहीं अलग कर पाओगे कोलाइडी विलयन से। वहां तो आपको यदि इस तरह की अशुद्धियां मिल रही है ना कोलाइडी विलयन में, तो बेटे इन्हें अलग करने के लिए आप विद्युत अपोहन की जगह अपोहन का ही प्रयोग करोगे, भले ही उसमें कुछ घंटे लग जाएं या कुछ दिन लग जाएं, पर आप अपोहन का ही प्रयोग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आयनों में नहीं टूटते हैं, ये विद्युत अपघटय नहीं होते हैं। ठीक है बेटे, चलो एक बहुत बढ़िया बात बताऊं तुम्हें, ध्यान से समझियो। आपने अपोहन का नाम सुना होगा इंग्लिश में डायालाइसिस, अपोहन कह दो या डायालाइसिस कह दो। इसका प्रयोग पता कहां होता है? अपोहन का प्रयोग, अपोहन का प्रयोग ध्यान से समझियो, कृत्रिम किडनी मशीन में, मतलब जो जिसकी किडनी खराब हो जाती है ना, मान लो कोई आदमी है उसकी किडनी यानी कि गुर्दे उसके खराब हो गए, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो वहां उसका अपोहन कराना पड़ता है, जिसे कहते हैं डायालाइसिस। तो अपोहन का प्रयोग कृत्रिम किडनी मशीन द्वारा, लिख दिया मशीन द्वारा, रक्त के शोधन में, वैसे बायोलॉजी वालों को पता होगा, रक्त के शोधन में किया जाता है। आपको पता है ना, किडनी एक तरह का फिल्टर है, छलनी है, उसमें होती है बहुत सारी वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन, और उनका काम होता है खून को छानना और खून में से यूरिन को अलग करना, मीन्स मूत्र को अलग करना। और यदि किसी की किडनी खराब होगी तो उसकी बॉडी के अंदर जो है पानी या यूं कह दो कि विद्युत अपघटन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पूरी बॉडी पे आ जाती है स्वेलिंग, तो इसलिए हम करवाना पड़ता है हमें डायालाइसिस। आप बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लो, अगला मेथड पढ़ेंगे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, तीसरा मेथड हमें पढ़ना है अति सूक्ष्म निस्यंदन, या इसे इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो कितना अच्छा मेथड है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जब किसी, ध्यान से समझिए जरा, जब किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, मान लो आपके पास कोई अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, साधारण फिल्टर पेपर से आप उसे छान रहे हो, साधारण फिल्टर पेपर से छानते हैं। मान लो आपके पास कोई अशुद्ध कोलाइडी विलयन है और आप उसे साधारण फिल्टर पेपर से छान रहे हैं। ये मैंने बनाया है साधारण फिल्टर पेपर, इसके छिद्र हैं बेटे बहुत बड़े बड़े। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे गणित की कॉपी हो छोटे बच्चों की। फिल्टर पेपर ऐसा ही होता है, और जो कपड़े हम पहनते हैं कपड़ों की बुनाई भी ऐसी ही होती है, ऐसा ही होता है फिल्टर पेपर। इसके छिद्र ही तो हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हमने लिखा है कि जब किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को साधारण फिल्टर पेपर से छानते हैं तो वास्तविक विलयन की अशुद्धि, वास्तविक विलयन की अशुद्धि के साथ, भाई वास्तविक विलयन के कण ही तो अशुद्धि हैं और उनका साइज है छोटा, वे तो इसके आर पार निकल ही जाएंगे। वास्तविक विलयन की अशुद्धि के साथ कुछ कोलाइडी कण भी फिल्टर पेपर के, कुछ कोलाइडी कण भी फिल्टर पेपर के आर पार निकल जाते हैं। ऐसा पता क्यों हो रहा बेटे? कोलाइडी कण भी फिल्टर पेपर के आर पार निकल जाते हैं।
क्योंकि जो साधारण फिल्टर पेपर है उसके छिद्र हैं कुछ बड़े, इसलिए जो आपका वास्तविक विलयन के कण हैं, जो विद्युत अपघटय के कण हैं, जिसे आप कहते हो अशुद्धि, वे तो आर पार निकल ही जाएंगे, पर कोलाइडी कण भी निकल जाएंगे आर पार। तो आपने लिखा आर पार निकल जाते हैं, क्योंकि मैं लिख दूं चलो इस बात को भी, क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर, साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र कुछ बड़े होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? कुछ बड़े होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम इस समस्या का निवारण कैसे करें, मतलब हम फिल्टर पेपर को अच्छा कैसे बनाएं, माने इसके छिद्रों का साइज कैसे घटाएं। तो क्या करोगे आप क्या करोगे बेटे? सर्वप्रथम साधारण फिल्टर पेपर को ध्यान से समझियो। आप साधारण फिल्टर पेपर ले लो। सर्वप्रथम साधारण फिल्टर पेपर को कोलोडियन, एक पदार्थ है, कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में, ध्यान से समझेंगे, कोलोडियन का जिलेटिनी विलयन बिल्कुल ऐसा होता है जैसे गोंद होता है ना, चिपचिपा पदार्थ, गोंद, बस यूं समझ लो कि गोंद जैसा ही है। तो हमने लिखा सर्वप्रथम साधारण फिल्टर पेपर को कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में डुबाकर, ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे, बिल्कुल ध्यान से, डुबाकर बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। मतलब आप कोलोडियन का जिलेटिनी विलयन भरो एक बर्तन में और फिल्टर पेपर उठाओ, फिल्टर पेपर को उसके अंदर से डुबाओ और डुबा के ऐसे पकड़ लो जैसे ट्रे पकड़ते हो आप। मेहमानों को पानी देने के लिए या चाय देने के लिए जब जाते हो तो हाथ में ट्रे पकड़ते हो ना, तो ट्रे की तरह पकड़ना है फिल्टर पेपर, जो आपने डुबाया है किसमें? कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में। बाहर निकालते हैं, जिससे फिल्टर पेपर के छिद्र, अभी मैं समझाऊंगा, देखो आप कोशिश करो समझने की। फिल्टर पेपर के छिद्र छोटे हो जाते हैं, छोटे व लिखूं, छोटे व लचीले हो जाते हैं। अब मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझिए जरा। जब आपने फिल्टर पेपर को कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में से डुबा के ट्रे की तरह पकड़ोगे ना, तो इसमें हर जगह क्या होगा? सारे छिद्र बंद हो जाएंगे। इनमें सब में गोंद जैसा पदार्थ, जिलेटिन कह दो या कोलोडियन का जिलेटिनी विलयन कह दो, वो सारे में भर जाएगा। और आपने पकड़ रखा है इसे ट्रे की तरह, तो हर एक छिद्र में से एक एक बूंद नीचे गिरेगी। बेटे ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। जब आप इसे ट्रे की तरह पकड़ोगे ना, कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में से डुबाने के बाद, तो उस समय तो इसके सारे छिद्र बंद होंगे, सब में गोंद जैसा पदार्थ भरा हुआ होगा। पर जब आप इसे बहुत देर तक इसे क्षैतिज रखोगे, हॉरिजॉन्टल रखोगे, क्षैतिज तो पता है ना, इसे कहते हैं क्षैतिज, और इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। तो आपको इसे क्षैतिज रूप से ट्रे की तरह पकड़ना है। तो इसमें से हर एक छिद्र जो बंद हो चुका है, उसमें से एक एक बूंद नीचे गिरेगी कुछ समय बाद। और जब एक एक बूंद नीचे गिरेगी तो एक छिद्र की हालत ऐसी होगी कि छिद्र के चारों तरफ तो यहाँ तो है क्या? यहाँ तो है कोलोडियन का जिलेटिनी विलयन, और बीच में बन गया छोटा सा छिद्र। तो हर एक छिद्र जो बड़ा था साधारण फिल्टर पेपर का, वो छिद्र हो जाएगा छोटा, बहुत छोटा हो जाएगा छिद्र, क्योंकि चारों तरफ उसके आ जाएगा कोलोडियन का जिलेटिनी विलयन, और उसमें से एक बूंद टपकने के कारण छिद्र का साइज हो गया है छोटा। ठीक है बेटे, तो हमने लिखा बाहर निकालते हैं, जिससे फिल्टर पेपर के छिद्र छोटे व लचीले हो जाते हैं। पर इन छिद्रों की खासियत यह होगी कि ये छोटे तो होंगे, पर इनके अंदर होगी लचक, और यदि इनके अंदर लचक है, ये हार्ड नहीं है,
तो कोलाइडी कण जबरदस्ती भी निकल सकता है इनके अंदर से। अभी हमारा खेल पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब आप क्या करोगे भाई, हमने छिद्र जो बड़े थे उन्हें छोटे कर दिए, बहुत अच्छी बात है, पर बेटे छोटा छिद्र उसका साइज फिक्स नहीं है, वो लचीला है। उसका साइज फिक्स करने के लिए आपको फिल्टर पेपर को करना पड़ेगा बहुत हार्ड, यानी हार्ड का मतलब कड़ा। आपको फिल्टर पेपर को बेटे कड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो अब इस फिल्टर पेपर को, अब इस फिल्टर पेपर को ध्यान से समझियो। HCHO, HCHO होता है फॉर्मल्डिहाइड, मैं लिख दूं यहां। अब इस फिल्टर पेपर को, जो आपने छिद्र छोटे कर दिए हैं पर लचीले हैं, अब इस फिल्टर पेपर को फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO में डुबाते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, डुबाकर बाहर निकालते हैं। तो जब आप इसे फॉर्मल्डिहाइड में डुबाकर बाहर निकाल लोगे ना बेटे, अतः ये छिद्र कड़े हो जाते हैं। कड़े माने हार्ड, ठीक है, कड़े माने क्या है, हार्ड, कठोर। तो ये छिद्र सारे कैडे हो जाएंगे, कैडे कह दो या कड़े कह दो या हार्ड कह दो, एक ही बात है। ये सब हो जाएंगे हार्ड। और जब हार्ड होगे तो इनका साइज अब बदल नहीं पाएगा, कोई भी कोलाइडी कण जबरदस्ती इनके अंदर से नहीं निकल सकता है। ये छिद्र कड़े हो जाते हैं। इस प्रकार, ध्यान से समझियो बेटे बिल्कुल, इस प्रकार प्राप्त होने वाले फिल्टर पेपर को, इस प्रकार प्राप्त होने वाले फिल्टर पेपर को अति सूक्ष्म फिल्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटे, अति सूक्ष्म फिल्टर कहते हैं। तो इसे आप कह सकते हो अल्ट्रा फिल्टर, या तो आप कहो अल्ट्रा फिल्टर और या तो आप कहो अति सूक्ष्म फिल्टर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अति सूक्ष्म फिल्टर क्या है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इस फिल्टर पेपर से, यानी जो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर से अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छानने पर केवल वास्तविक विलयन के कण ही नीचे निकलते हैं, या यूं कह दो कि आर पार जाते हैं। वास्तविक विलयन के कण ही नीचे निकलेंगे, जबकि सभी कोलाइडी कण फिल्टर के ऊपर रुकते हैं या रुक जाते हैं, ऐसे भी लिख सको आप। तो बेटे ये फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रुक जाएंगे, कोलाइडी कण सारे रुक जाएंगे बेटे फिल्टर पेपर के ऊपर। ठीक है, इस प्रक्रिया नहीं लिखते तो विधि लिख दो आप, एक ही बात है। इस प्रक्रिया या विधि को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। इसे कहते हैं बेटे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने जब करा, जब आपने तैयार कर दिया एक अल्ट्रा फिल्टर। क्या तैयार कर दिया बेटे? अल्ट्रा फिल्टर तैयार कर दिया। एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको कि जो आपका अल्ट्रा फिल्टर है उसके ऊपर जो कोलाइडी कण हमें मिले, भाई वास्तविक विलयन के छोटे कण तो नीचे चले गए, और मुझे यूं बताओ कि जो विलायक था, पानी था, वो भी तो नीचे चला गया होगा। तो आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बचा होगा बेटे? फिल्टर पेपर के ऊपर बचे होंगे कोलाइडी कण। तो उन कोलाइडी कणों को आप क्या कर सकते हो, मैं लिख रहा, जरा ध्यान से समझिए। फिल्टर पेपर के ऊपर प्राप्त शुद्ध कोलाइडी कणों को, शुद्ध कोलाइडी कणों को उचित विलायक में, जो विलायक उचित होना चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए, उचित विलायक में घोलकर, उचित विलायक में घोलकर कोलाइडी विलयन बना लिया जाता है। ठीक है बेटे, तो कोलाइडी विलयन आप इस तरीके से बना सकते हो। जो ऊपर आपके कोलाइडी कण बचेंगे उन्हें आप एक शुद्ध विलायक में और एक उचित विलायक में घोलकर आप पुनः कोलाइडी विलयन बना सकते हो। चलो एक अच्छी सी बात और बता दूं आपको। एक अच्छी बात यह है कि आप इस अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया कह दो या विधि कह दो या प्रक्रम कह दो, अभिक्रिया का वेग तेज करने के लिए, अभिक्रिया का वेग तेज करने के लिए दाब या निर्वात पंप का प्रयोग आप कर सकते हो। निर्वात पंप का प्रयोग किया जाता है। यदि आप दाब बढ़ाओगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, विधि तेजी से काम करेगी। ठीक है बेटे, यदि आप फिल्टर पेपर के नीचे लगाओगे एक निर्वात पंप और खींच लोगे ऊपर की हवा को, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा फास्ट, छनने की क्रिया बहुत तेज हो जाएगी। और मुझे एक बात और बतानी है आपको, बहुत अच्छी, यहां लिख दूं मैं उस बात को, ध्यान से समझियो जरा। आपके पास मान लो सेल्यूलोज, आपके पास है सेल्यूलोज नाइट्रेट। ठीक है बेटे, आपके पास क्या है? सेल्यूलोज नाइट्रेट है, और सेल्यूलोज नाइट्रेट को घोल रखा है किसी कार्बनिक विलायक में। जैसे मैं कह दूं इसे घोल रखा है एल्कोहल में। ROH क्या होता है? एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। तो आपके पास यदि सेल्यूलोज नाइट्रेट है और आपने इसे घोल रखा है एल्कोहल में, तो एल्कोहल में घोलने से आपको मिलेगा एक कोलाइडी विलयन। क्या मिलेगा बेटे? एक कोलाइडी विलयन आपको प्राप्त होगा। मैंने क्या बताया कि सेल्यूलोज नाइट्रेट को हमने किसमें घोल रखा है? एल्कोहल में। इससे आपको मिलेगा कोलाइडी विलयन, और जो कोलाइडी विलयन आपको मिलेगा उस कोलाइडी विलयन को ही हम कहते हैं कोलोडियन। क्या कहते हैं? कोलोडियन कहते हैं बेटे, कोलोडियन, इसे कहते हैं कोलोडियन। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कोलोडियन क्या है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे, हम एक और मेथड पढ़ेंगे बहुत अच्छा। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे अगला हमारा जो चौथे नंबर पे मेथड है वो है विद्युत निस्तारण अथवा अति सूक्ष्म अपकेंद्रण। इसे आप कह सकते हो इलेक्ट्रो डीकेंटेशन या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक चित्र बना रखा है बेटे, और इस चित्र में आपको दिखाई गई है एक मशीन जिसे आप कहते हो अपकेंद्रित्र या अपकेंद्रण मशीन। इस अपकेंद्रण मशीन की खासियत क्या है कि इसमें हमने भर रखा है एक अशुद्ध कोलाइडी विलयन, और अशुद्ध कोलाइडी विलयन को आप ऐसी अपकेंद्रित्र या ऐसी अपकेंद्रण मशीन में रख के घुमाओगे जिसका
आरपीएम होगा 1500, यानी 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में जो कम से कम 1500 चक्कर काटती हो, 1500 बार घूमती हो, ऐसी मशीन को हम कहेंगे कि उसका आरपीएम है 1500। तो ऐसी मशीन में जब आप रख के घुमाओगे किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, तो बेटे कोलाइडी कण हो जाएंगे अलग। देखो ऊपर आ गए हैं सारा सॉल, सॉल का मतलब कोलाइडी विलयन, और नीचे क्या है, जल है और विद्युत अपघटय है। तो जल और विद्युत अपघटय नीचे है और आपका सॉल यानी कोलाइडी कण या शुद्ध कोलाइडी कण अलग हो गए हैं। जैसे आप घरों में क्या करते हो, घरों में आप दही को बिलोते हो और उससे बनाते हो मट्ठा या लस्सी। तो मट्ठा या लस्सी जब बनता है तो आपका मक्खन हो जाता है पूरा अलग। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बेटे, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं जब किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को किसी 1500 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम वाली अपकेंद्रण मशीन, इसे आप अपकेंद्रित्र भी कह सकते हो, अपकेंद्रण मशीन में रखकर घुमाया जाता है तो शुद्ध कोलाइडी कण अलग हो जाते हैं। शुद्ध कोलाइडी कण अलग हो जाते हैं। देखो ऊपर कोलाइडी कण आ गए जिसे आप सॉल कह सकते हो, जिन्हें निथार कर, लिखा नाम ने यहाँ ये लिखा हुआ है डीकेंटेशन, जिन्हें निथार कर अलग किया जा सकता है। ठीक है बेटे, इन्हें आप अलग कर सकते हो निथार कर। बस ये मेथड है, आपको ये वाला मेथड भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखो जरा। हमारी जो एनसीईआरटी की किताब की जो अभ्यास है, उस अभ्यास को जब आप देखोगे तो अभ्यास में 23वें का थर्ड पार्ट देखना है। 23वें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें कहा है निम्नलिखित पदों को समझाइए। निम्नलिखित पदों को समझाइए। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित पदों को समझाइए, और इन्होंने जो सबसे पहला पद हमें दिया है, सबसे पहला तो हमें देखना नहीं, ये हमने पढ़ा है जो, ये तीसरा पद है, और तीसरे में इन्होंने कहा है अपोहन। तीसरे नंबर पे इन्होंने दिया है अपोहन। इन्होंने पूछा है कि अपोहन किसे कहते हैं, तो उत्तर मैंने यहाँ लिखा होमवर्क। मैं लिख रहा बेटे होमवर्क। बताओ अपोहन समझा दिया या नहीं समझा दिया मैंने? अपोहन भी समझा दिया, विद्युत अपोहन भी समझा दिया, और बेटे अति सूक्ष्म निस्यंदन भी समझा दिया, और बेटे विद्युत निस्तारण या अति सूक्ष्म अपकेंद्रण भी समझा दिए। 4 मेथड हमने कोलाइडी विलयन बनाने के जो हमने प्राप्त करे थे, कोलाइडी विलयन, उनके शोधन के 4 तरीके हमने सीख लिए हैं। जल्दी से बेटे स्क्रीनशॉट लो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हमारे देश के प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वे आपके समझ में आए होंगे। और बेटे बार बार मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि आपको बेटे प्लेलिस्ट के अनुसार ही अपने यूनिट को पढ़ना चाहिए और अपने नोट्स बनाने चाहिए।
और बेटे पढ़ाई करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो जिंदगी में एक दिन सफल जरूर हो जाओगे, इस बात की 100% गारंटी है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो अच्छे काम में आपको रिजल्ट एकदम कभी भी नहीं मिलता है कि आज आपने काम करना शुरू करा और कल आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना लंबे समय बाद या जितने दिनों बाद आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट उतना ही अच्छा होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और जो आपके द्वारा किए गए किसी भी काम का रिजल्ट जितना जल्दी आता है, उस जल्दी आने वाले रिजल्ट में उतना मजा नहीं आता है। और जो रिजल्ट आता है बहुत देर से, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। और वो रिजल्ट वास्तविकता में अद्भुत होता है बेटे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।